आज के टाइम में कनाडा की पीआर लेना कितना मुश्किल हो रखा है, सबको ही पता है ना। जो कनाडा में रहते हैं उन लोगों के लिए तो स्पेशली ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। देखो, होम कंट्री में है मुश्किल उनका भी है, पर क्या होता है कि आप अपने कंट्री में हो, अगर आपका यहाँ का हो पाता है तो बेटर है आप आ जाओ, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ तो चल ही रही है। पर जो बेचारे यहाँ होते हैं कनाडा में, उनको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने टाइम का आपका वीज़ा है, इतने टाइम में आपको पीआर ले लेनी है, वरना अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो उनके पास ये प्रेशर होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आज का टाइम पे बहुत क्रिटिकल हो रखा है। तो अब बात करें कि इतने सारे चेंजेस के बाद अब कनाडा आने का फ़ायदा है कि नहीं 2026 में, क्योंकि 25 तो आधे से ज़्यादा जा चुका है। तो अगले साल जो बच्चे कनाडा आना चाहते हैं उनको आना चाहिए, या जो फैमिली है वो आना चाहते हैं, तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो आगे वीडियो में बात करते हैं। हम सिनेरियो समझ के बात करते हैं कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है या फैमिली है, ऐसे सबसे पहले तो ऐसे लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई हमने +2 कर रखा है और हम कनाडा आना चाहते हैं, तो बाद में क्या यहाँ फ्यूचर होगा, क्या जॉब होगी, क्या पीआर होगा, और ये सारे के लिए सबसे बड़ा नो है ऐसे लोगों के लिए। मतलब अगर आपका भी बच्चा जिसको आप कनाडा भेजना चाहते हो उसने सिर्फ +2 कर रखी है, पहले होता था ऐसा कि +2 करके आ गए और देर सवेर पीआर मिली जाती थी, बट अब नहीं है ऐसा। +2 के बाद तो सोचना भी मत, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी मत सोचना। 1 साल का एक्सपीरियंस लो, क्योंकि आज के टाइम पे स्कोर है 518। चलो थोड़े टाइम में वो नीचे जाएगा, कम होगा, तो भी कितना होगा, 500 से कम इस साल तो जाने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट ईयर जाएगा, चलो आप तो नेक्स्ट आओगे, फिर कम होगा स्कोर, उसके 2-3 साल बाद आप एलिजिबल होगे। बट जैसे पहले था 2021-22 की मैं बात करूं, तब तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी। उस टाइम पे भी स्कोर मिनिमम 480 तक ही जाता था, उससे नीचे नहीं। अगर 2017 की या 18 की बात करें ना, तब ऐसे जाता था कि 450, 460, और वो स्क्वायर कैरी वो स्कोर तब बनता है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो ना। ग्रेजुएशन करो, मास्टर डिग्री करो, मास्टर डिग्री के भी 23-25 ऐसे पॉइंट होते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, और उसके साथ 1 साल कोई भी जॉब करो, जॉब के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो कि क्या उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर, सैलरी स्लिप, टैक्स फॉर्म, और उसके बाद आप कनाडा आने का प्लान करो। तब जाके फ़ायदा है कि कनाडा आने में यहाँ पे पीआर होगी और आप अच्छे से सेटल हो पाओगे, क्योंकि जॉब भी तभी मिलेगी, वरना ऐसे लेबर वाली जॉब मिलती है, कैश वाली, बहुत बेसिक सैलरी वाली, उनके ऊपर लाइफ टाइम सर्वाइवल भी मुश्किल होता है। ले कोई भी एजेंट आपको ये समझाए कि आप कैटेगरी वाली जॉब में जा रहे हो या वो वाला कोर्स ले रहे हो, बट स्टिल कैटेगरी में भी ड्रॉ आजकल इतना कम नहीं जाता। अभी जैसे हेल्थ केयर लगाओ, 475 आया बहुत टाइम के बाद। तो अगर +2 वाला बच्चा है जिसको 1 या 2 साल का सीसी का एक्सपीरियंस है, उसका स्कोर 475 भी नहीं होता, मतलब 450, इतना ही से कम ही रहेगा उसका स्कोर। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करो, इससे क्लियर शब्दों में तो अब देखो क्या ही बताऊँ। सेकंड फिर सिनेरियो आता है कि जो फैमिली आना चाहती हैं कनाडा, जैसे कि मेरे को याद है अभी कुछ टाइम पहले किसी ने मेरे को ऐसे इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम करके पूछा था कि उनकी सैलरी ऑलरेडी इंडिया में 2 लाख है, बहुत अच्छा अमाउंट है। तो इतना अगर अमाउंट आप इंडिया में अर्न कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम यहाँ आएंगे फिर से पूरी शुरुआत करेंगे, कहने की बात है कि एक्सपीरियंस है तो जॉब मिल जाएगी, पर वो पूरी शुरुआत ना फिर से ही होती है। मतलब शुरू में इतनी खास आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, ये लोग आपके इंडियन एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंटर कंपनी ट्रांसफ़र है तो बात अलग है, डायरेक्ट आप पीआर लेकर आ रहे हो ना, तो फिर ये नहीं ऐसे एक्सेप्ट करते उस इंडियन एक्सपीरियंस को। फिर यहाँ पे कोई भी जॉब मिलती है वो जॉब करके फिर आपको 1-1.5 साल एक्सपीरियंस इकट्ठा करके फिर इंसान अपना आगे फील्ड की जॉब में जा पाता है। तो वो सारा कुछ स्ट्रगल के लिए अगर रेडी हो तो भाई दी वेलकम है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के इंडिया आना चाहिए। मतलब अगर आप 1.5 लाख में इंडिया की बात करूँ, 1.5 लाख से ऊपर कमा रहे हो, डायरेक्टली बता रही हूँ,
उससे ऊपर कमा रहे हो 1.5 लाख से, तो मत आना कनाडा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी निकालेंगे कि मैं यहाँ के मतलब यहाँ के क्या इंडिया के 1.5 लाख से कम कमा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं ऐसे बता नहीं सकती, बट ये हमारी सिचुएशन नहीं है, बट जो आ रहा है मैं उसके लिए बता रही हूँ कि अगर आप 1.5-2 लाख वहीं कमा रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ आकर 3-4 लाख कमा लो, तो फ़ायदा क्या हुआ। थोड़े टाइम बाद इतने तो आपके वहाँ भी हो जाएंगे, और शुरू में आपको 3-4 लाख 5 लाख इतने की जॉब नहीं मिलेगी, कम की मिलेगी, फिर टाइम लगेगा, फिर ग्रो करोगे, इतनी देर में तो वहाँ और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा इंडिया में। सेम ऐसे ही बिजनेस वालों का होता है कि अगर आपका भाई इंडिया में अच्छा, इंडिया या जिस भी कंट्री में आप हो वहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस है और आप सोच रहे हो कि यहाँ आकर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लोगे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एनालाइज करो और देखो वो बिज़नेस कनाडा में डिमांड में है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिमांड में है बट इंडिया में नहीं होती। सेम ऐसे ही वाइस वर्सा है। जैसे कि यहाँ मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, छोटी छोटी कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, कई बार तो क्लीनिंग की। अब जैसे जो फैमिली ओन्ड बिजनेस वगैरह होते हैं, मान लो 20-30 लोग जिस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, अब वो लोगों को भी अपना ऑफिस तो क्लीन करवाना ही होता है, तो वीकेंड का वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं इन छोटी छोटी कंपनीज़ को, जो किसी मैंने अभी बताया ना हस्बैंड वाइफ ने स्टार्ट कर रखी है। तो वो लोग जाके सैटरडे संडे उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, उन्हें क्या करना है, सबके वर्क स्टेशन क्लीन करने हैं, दीवारें, मतलब पूरा क्लीनिंग करना है, और सैटरडे संडे कोई ऑफिस में होता नहीं। तो इस तरह करके वो सिर्फ वीकेंड्स पे काम करते हैं और अलग अलग कंपनी से अलग अलग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो ये वाला फंडा आप देखना, मैंने तो इंडिया में नहीं देखा था अभी तक। ऐसे ना बहुत छोटी छोटी कंपनी बहुत ओपनली यहाँ पे लोग रजिस्टर करके रखते हैं, और फिर उनको एज एन कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉई भी कई बार ऐसे होते हैं कि वो खुद को एज एन कॉन्ट्रैक्टर दिखाते हैं ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, और ऐसे अपना काम चलाते रहते हैं। तो अगर ऐसे कुछ पूरा एनालाइज करो कि आपके काम की कितनी डिमांड है, लोग कितना उस बिज़नेस में मतलब परचेज सप्लाई सारा कुछ चेक करके फिर आप डिसाइड करो आना है आपको कनाडा कि नहीं आना। आजकल कनाडा में क्या हो रखा है कि जो बच्चे अकेले आते हैं, अकेले रहते हैं, मतलब रेसिज्म थोड़ा सा ज़्यादा पहले से हो रखा है। उन बच्चों के साथ कई बार ऐसे केसेस सुनने को आ रहे हैं कि मिसिंग हो गए, फिर लास्ट में उनकी बॉडी मिलती है। आई डोंट नो, कई बार तो मेरे को लगता है कि ये कोई सीरियल किलर तो नहीं है, क्योंकि देखो हर बार नहीं मैं वीडियो बना पाती कि ये बच्चा मिसिंग हो गया, ये बच्चा हो गया, बट न्यूज़ मेरे पास आती रहती है और सबका पैटर्न एक ही मिलता है कि बच्चा पहले गायब हुआ, फिर पानी से उसकी बॉडी मिली बीच वगैरह से। तो ये सारे, मतलब मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं बस वैसे बता रही हूँ कि अगर आपका बच्चा भी कनाडा आ रहा है, यस, तो अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप उसको पहले ही अवेयर करके भेजो कि किसी पर ट्रस्ट ना करो और पूरा अपना ध्यान रखो। कहीं अकेले आना जाना नहीं, जाना तो देखो पड़ता ही है, कैसे काम चलता है, बट ट्राई करो किसी न किसी को साथ लेकर जाओ। अननोन किसी के साथ जा रहे हो तो भाई अकेले बिल्कुल ही नहीं, अकेले मत जाओ। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए अपने आप को और बच्चों को प्रिपेयर करके, अपने आप मतलब अगर आप खुद आना चाह रहे हो तो प्रिपेयर करके आओ, और अगर आप बच्चे को भेज रहे हो तो पहले समझा बुझा के भेजो। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये 3-4 कंट्री ही थोड़ा सा ट्रेंड में थी। सारे लोग जब बाहर आना होता था इंडिया या बाहर किसी भी कंट्री से, तो इन्हीं 3 कंट्रीज़ में आते थे लोग, बट अब ऐसा नहीं है। अब मैंने देखा है न्यूजीलैंड और बहुत सारी, और जर्मनी, बहुत सारी अलग कंट्रीज़ भी न्यूज़ में आई है जिनका इमिग्रेशन भी अच्छा है, रहना खाना सब अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा ही देखो अच्छा है। कनाडा की मतलब सड़क पे मैं घूम रही हूँ और बोल रही हूँ कि यहाँ मत आओ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मत आओ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि पूरा एक्सप्लोर करके आओ। पहले अपना देखो, डिसाइड करो कि आपको क्या, आपका प्रोफाइल है क्या, कनाडा में डिमांड है, और फिर आप डिसाइड करके आओ। कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे जान पहचान में जो बेचारे आ गए हैं, जिन्होंने पहले अच्छे से जान पहचान और ऐसे रिसर्च नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ ये भी होता है, हमें पता होता तो हम तो आते ही नहीं, बट अब आ गए हैं तो अब क्या करेंगे, है ना, रुकना पड़ेगा। डेली डेली ऐसे मूव करना भी आसान नहीं होता है। तो बस फिर पूरा अपना कोई भी काम करना है, उस काम को पहले पूरा देखो, समझो, फिर अपना करो। बस फिर ये सारे चेक पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहती थी कि कोई भी अगर इंडिया से या जहाँ से भी कनाडा आना चाहता है तो वो पहले इन चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए। बाकी लाइफ की बात करो तो लाइफ अच्छी है यहाँ पर,
ऐसा नहीं है। गोल्डन एप्पल फ्रॉम माइनक्राफ्ट। या सो लाइफ अच्छी है यहाँ पर। और अगर जैसे पैसों की बात करो ना कि आप कितना बचा लेते हो, क्या कुछ कर लेते हो, देखो ऐसा नहीं होता है कि आप आते ही 1-2 साल में करोड़पति बन जाते हो। बट हाँ, ग्रेजुअली आप सेविंग कर पाते हो। और अगर लाइफ मतलब 1-2 साल क्या पूरे उसमें करोड़पति बन पाते हो कि नहीं, तो मतलब लोगों की लाइफ अच्छी होती है, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। आपकी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छी हो जाती है। मतलब जो जनरेशन यहाँ फर्स्ट आई है, हाँ, जो फर्स्ट जनरेशन आई है उसका तो स्ट्रगल रहता ही है, बट सेकंड जनरेशन के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आप कंसीडर करना अगर आप कनाडा को अपनी विश लिस्ट से हटा रहे हो कि हमें नहीं आना, तो ये चीज़ें भी सच हैं कि लाइफ अच्छी होगी, पैसा होगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए अपडेट, नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।